हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम, सुप्रभात। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, जिसकी पिछली जो क्लास थी उसमें मैंने आपके लिए रक्त समूह जो था, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह के बारे में बताया कि रक्त जो होते हैं उसके 4 ग्रुप पाए जाते हैं, यानी ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप एबी और ब्लड ग्रुप ओ। इसके अलावा मैंने RH कारकों के बारे में भी बताया, यानी RH कारक जिनकी खोज 1940 में कॉलैंड स्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिक ने मकाका रिसस नामक बंदर में की थी। इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। आज चलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं की जो विभिन्न रक्त समूह होते हैं, रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। यानी ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ होता है। तो उसको सारणी के द्वारा समझाना है। तो 4 जो होते हैं, यानी ब्लड ग्रुप 4 हो गए। और RH कारक कितने प्रकार होते हैं? 2, RH धनात्मक और RH ऋणात्मक। इसके आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार हो जाते हैं? इसमें 8 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 8। भाई ए प्लस यानी ए धनात्मक, यानी ये ब्लड ग्रुप ए कैसा होता है? धनात्मक भी होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक भी होता है। बी कैसा होता है? धनात्मक भी होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक भी होता है। ए बी कैसा होता है? धनात्मक भी होता है, कुछ व्यक्तियों में धनात्मक भी होता है, कुछ में कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कुछ व्यक्तियों में जो ओ ब्लड ग्रुप होता है धनात्मक भी पाया जाता है, कुछ व्यक्तियों में कैसा होता है? ब्लड ग्रुप ओ ऋणात्मक भी पाया जाता है। तो कितने प्रकार हो गए? RH कारकों के आधार पर 8 हो जाते हैं। इसके सामान्य प्रकार कितने? 4 हैं। कॉलैंड स्टीनर जो था, कॉलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने प्रतिजन जो पाए जाते हैं, प्रतिजन कितने प्रकार होते हैं? RBC पर 2, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, इनकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर रुधिर को कितने वर्गों में बांटा था? 4। आई बात समझ? जिनकी RBC कोशिकाओं पर, जिनकी RBC की कोशिकाओं पर यानी प्रतिजन कौन सा पाया जाता है? ए, तो उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ए। यदि प्रतिजन बी पाए जाते हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? बी। यदि RBC कोशिकाओं प्रतिजन ए और बी दोनों ही उपस्थित हैं तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? AB। और जब, ध्यान देना, जब कोई प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं, यानी RBC की कोशिकाओं पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं, तो उस कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? O, जिसको हम शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं। और इसी व्यवस्था को हम ABO समूहकरण के नाम से जानते हैं। तो कल आपके लिए ये बातें बताई थी। आज मैं आपके लिए विभिन्न रक्त समूह जो हैं उनको सारणी के द्वारा समझा रहा हूं। तो पहले प्रश्न नोट कर लेना, ध्यान देना प्रिय छात्र एवं छात्राओं। तो देखिए प्रश्न नोट कर लेना, प्रश्न लिखा देता हूं पहले। तो देखिए विभिन्न रक्त समूह, विभिन्न रक्त समूह और विभिन्न रक्त समूह, और रक्त समूह में आप जानते हैं इसमें 2 व्यवस्थाएं होती हैं। कौन कितनी व्यवस्थाएं होती हैं? 2 व्यवस्थाएं होती हैं, यानी विभिन्न रक्त समूह। 2 व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? एक समूहीकरण को तो क्या कहते हैं? ABO। क्या कहते हैं? ABO। और दूसरे को क्या कहते हैं? RH। क्या कहते हैं? RH समूहीकरण। क्या बोल देते हैं उसे? RH समूहीकरण। आई बात समझ में? RH के बारे में कल मैंने बताया था कि RBC की कोशिकाएं जो होती हैं उन पर AB प्रतिजन, यानी प्रतिजन ए और प्रतिजन बी के अलावा एक अन्य प्रतिजन पाया जाता है जिसे हम RH प्रतिजन के नाम से जानते हैं, और जिसकी खोज कॉलैंड स्टीनर एवं बीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में मकाका रिसस नामक बंदर में की थी। ये चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। तो प्रश्न नोट कर लेना, विभिन्न रक्त समूह को सारणी द्वारा समझाइए, यानी विभिन्न जो रक्त समूह हैं उसको सारणी के द्वारा क्या करना है? समझाना है। तो विभिन्न रक्त समूह को सारणी द्वारा समझाइए। ये आपको कॉलम है, ध्यान देना, प्रश्न था आपका। और इसके अब आप 8 कॉलम बना लेना। कितने कॉलम बना लेंगे इसके? 8। तो ध्यान देना, इसके कॉलम बनाते हैं, समझना, गौर देना, आंसर लिख के, यानी क्रम संख्या। क्या लिखेंगे पहले? क्रम संख्या। तो देखिए सारणी बनाई तो पहले क्या लिखते हैं? क्रम संख्या। पहले कॉलम क्या बना लिया? क्रम संख्या। नंबर दूसरा रक्त समूह। कौन सा? रक्त समूह। तीसरे कॉलम में लिख लिया हमने ABO समूहीकरण, यानी ABO जो व्यवस्था है समूहीकरण है, जिसमें हमने 2 कॉलम बनाए। एक तो RBC पर उपस्थित प्रतिजन की, जो RBC की कोशिकाएं होती हैं उन पर कौन कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं, और दूसरा है प्रतिजन का जीन प्रारूप, की जो प्रतिजन होते हैं उनके जीन प्रारूप क्या है। तो जीन के बारे में मैं अभी स्पष्ट कर देता हूं कि जो मानव है
मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, जो 23 जोड़ों के रूप में होते हैं। कितने जोड़ों के रूप में? 23 जोड़ों के रूप में। आई बात समझ में? जिनमें से यानी 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, वो कैसे होते हैं? अलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? अलिंगी, यानी नर और मादा मानव में, मेल और फीमेल में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो 23 जोड़ों के रूप में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और 23 जोड़ों में से जो 22 जोड़े होते हैं वो अलिंगी होते हैं, और एक जोड़ा जो होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। नर जो होते हैं, नर में होते हैं XY, क्या होता है? XY होता है वो जोड़ा, और मादा में क्या होता है? XX। तो जो यानी 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, या 46 जो क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, उन पर बिंदुवत जो संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी बिंदु नुमा क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं। बिंदुवत जो संरचनाएं होती हैं उन्हें हम जीन के नाम से जानते हैं, जो कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। पार्ट नंबर 3 में मैंने बहुत समझाया था आपको जीन के बारे में, जिनको ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रारंभ में क्या नाम दिया था? कारक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कारक। आई बात समझ में? तीसरे अगला कॉलम में इसमें RH समीकरण, RH समीकरण, और RH समीकरण में RBC पर यानी RH प्रतिजन, यानी R जो अपने क्या होते हैं? RBC होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं, उन पर RH प्रतिजन, इन कौन कौन से RH प्रतिजन पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। और लास्ट में बना लें रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी, कि हमारे रक्त में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती हैं, कौन सी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। आई बात समझ में? चलते हैं तो देखिए नंबर 1 इसमें कि रक्त समूह कौन सा है? A। कौन सा है? A+। कौन सा है? A+, यानी A कैसा है? धनात्मक है। कौन सा है? धनात्मक। तो A जो प्लस है, तो समझिए किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो A कब बना होगा? कि जब उसकी RBC की कोशिकाओं पर प्रतिजन कौन सा होगा? A होगा। कि जब RBC की कोशिकाओं पर A प्रतिजन पाया जाता है, मैंने आपको कल भी समझाया था इसके बारे में, कि जब RBC की कोशिकाओं पर जब प्रतिजन A उपस्थित होता है, क्या होता है? A, तो किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसा होता है? A होता है। तो फिर प्लस कैसे? प्लस इसलिए है इस पर क्यों? जिनमें प्रतिजन पाए जाए, यानी जिनमें RH प्रतिजन पाए जाते हैं, ध्यान रखना, जिनमें RH प्रतिजन पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? धनात्मक। और जिनमें RH प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? ऋणात्मक। कल मैंने आपको एक आंकड़ा भी दिया था कि जो अपना विश्व है, अपने विश्व में 85% जो लोग हैं वो कैसे हैं? RH धनात्मक, और 15% लोग कैसे पाए जाते हैं? RH ऋणात्मक। और मैंने साथ ही में ये भी बताया था कि भारत के संदर्भ में बात करें, यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो 93% लोग कैसे हैं? RH धनात्मक हैं, कि जिनमें RH कारक पाया जाता है। RH धनात्मक का अर्थ है कि उनमें RH कारक पाया जाता है। और 7% होते हैं RH ऋणात्मक। RH ऋणात्मक या नेगेटिव का अर्थ होता है कि उनमें RH कारक नहीं पाया जाता है। आई बात समझ में? तो 2 आंकड़े मैंने आपको बताए, इनको याद कर लेना। कल की वीडियो में भी मैंने आपको इनको बताया था कि भारत के संदर्भ में बात करें तो 93% लोग कैसे होते हैं? RH धनात्मक हैं, और शेष 7% कैसे होते हैं? RH ऋणात्मक। और अगर विश्व की बात करें तो लगभग 85% जो लोग हैं वो कैसे पाए जाते हैं? RH धनात्मक, और जो 15% लोग हैं वो कैसे होते हैं? RH ऋणात्मक। आई बात समझ में? तो देखिए किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप A है, समझना ब्लड ग्रुप कैसा है? A है। तो A क्यों है? क्योंकि उनकी RBC की जो कणिकाएं हैं उन पर कौन सा प्रतिजन पाया जा रहा है? A पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? A। और प्लस क्यों है? क्योंकि उसकी RBC की कोशिकाओं पर जो RH प्रतिजन है वो कैसा है? उपस्थित है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? पहले उपस्थित लिख लेंगे, क्योंकि उन पर RH जो प्रतिजन है, RBC की कोशिकाओं पर जो RH प्रतिजन है वो कैसा है? उपस्थित है। इसलिए कैसा हो गया? वो A+ हो गया, A धनात्मक हो गया इसका ब्लड ग्रुप। आई बात समझ में? और प्रतिजन का जीन प्रारूप क्या बनेगा? जीन प्रारूप बनता है यानी IA, ध्यान देना, IA या IA I0 क्या बनता है? IA या IA आई बात समझ में? ध्यान देना, नॉट लिख लेना, केवल या सिंपल क्या लिख देते हैं? आई भी लिख देते हैं, ठीक है ना। I0 भी लिख देना। I0 का मतलब है इस पर कोई प्रतिजन नहीं है, ठीक है ना। तो ये समझिए कि प्रतिजन का जीन प्रारूप क्या बना। कि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जब
यानी भ्रूण का जब डेवलपमेंट होता है, युग्मनज का जब निर्माण होता है जाइगोट का, तो आपने देखा होगा कि यानी नर से क्या छोड़े जाते हैं, शुक्राणु, और जो माता है उसके शरीर के अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु जब दोनों फर्टिलाइजेशन होते हैं, दोनों का जब निषेचन होता है, तो युग्मनज की जब क्रिया होती है तो भ्रूण का निर्माण होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भाई आधे लक्षण किससे आ रहे हैं, पिता से, और आधे किससे आते हैं, माता से। आई बात समझ, क्योंकि आप मैंने अभी बताया कि जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र उन पर जिनको हम क्रोमोसोम कहते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं उन पर असंख्य क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। आई समझ में। और जीन आनुवांशिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। आई बात समझ में। तो देखिए जो IA और IA, आई जो है ये तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, जीन को। किसको प्रेजेंट कर रहा है, जीन को प्रेजेंट कर रहा है आई। तो आई बात समझ में। और ए का मतलब है कि इनमें जो इनका जो रक्त था, यानी इनका जो रक्त है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है इनमें, ए है, यानी IA। इसको आप ऐसे समझिए भाई, माता जो है वो भी कौन सी है, उसमें भी ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। और जो पिता है उसका भी ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। तो उत्पन्न होने वाली संतान कौन सी होगी, ए होगी। आई बात समझ में। इसमें क्या है कि माना उदाहरण के लिए पिता क्या कौन सा है, ए है, और माता जो है माना वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, उसका बी है। तो माता का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया। कैसा हो गया, अप्रभावी हो गया। तो कौन सा प्रकट हुआ है, IA। इसका मतलब जीन प्रारूप क्या बनेगा, IA। तो संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए होगा। आई बात समझ। बहुत सीधे सिंपल तरीके में यह समझिए आप कि आनुवांशिक लक्षणों का मतलब है कि माता और पिता दोनों से लक्षणों की क्या होती है, वंशानुगति होती है। समझना, यदि माता कैसी है, ए एक ब्लड ग्रुप है, माता का जो ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है, और पिता का भी कौन सा है, ए है, तो होने वाली संतान कौन सी होगी, ए होगी। आई बात समझ। होने वाली संतान कौन सी होगी, ए होगी, क्योंकि दोनों का जीन प्रारूप क्या है, IA है। आई बात समझ में। तो संतान का जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ए होगा। यदि माता कैसी है, माना बी ब्लड ग्रुप है माता का, पिता का कौन सा, ए है। अब माता का माना उदाहरण के लिए कैसा हो गया, यहाँ पर अप्रभावी हो गया। तो किसका प्रभावी हुआ, पिता का। और आप जानते हैं प्रथम पीढ़ी में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं प्रभावता के नियम के अनुसार। तो होने वाली संतान कौन से ब्लड ग्रुप की होगी, ए की होगी। आई बात समझ में। या आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि अभी मैंने बताया माता का बी, अब माना पिता का क्या हो, बी हो, माता का क्या हो, ए हो, लेकिन माता का ये है, लेकिन प्रभावी किसका हो गया, माना माता का, पिता का कैसा रह गया, अप्रभावी। फिर भी ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए होगा। अगर आप इस तरह माना माता का क्या है, माना बी है, पिता का क्या है, ए। अब माता का बी और माता का अगर प्रभावी हो जाएगा तो संतान कौन से ब्लड ग्रुप की होगी, बी ब्लड ग्रुप की होगी। यानी जो प्रभावी होता है कारक, जो जीन प्रभावी होता है, वो ही लक्षण उनकी संतान में क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। तो देखिए रक्त समूह कौन सा है, A+ है। RBC पर उपस्थित प्रतिजन कौन सा है, ए है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए जब ही बना है जब RBC की कोशिकाओं पर, यानी RBC कोशिकाओं पर प्रतिजन कौन सा है, ए था। आई बात समझ। तभी ब्लड ग्रुप कौन सा बना, ए बना। प्रतिजन का जीन प्रारूप क्या हुआ, IA या IA-I0, ठीक है ना। और RH कारक कैसा है, उपस्थित है, तभी तो वो A+ है। यानी जो RH कारक उपस्थित होते हैं, ध्यान देना, जब RH कारक कैसे होते हैं, उपस्थित होते हैं, तभी ब्लड ग्रुप कैसा है, A+ है। अगर RH कारक उपस्थित नहीं होंगे तो ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब सुनिए, रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी, तो प्रतिरक्षी हमेशा कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। जो हमारे रक्त RBC की जो कोशिकाएं होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं जो होती हैं, उन पर जो प्रतिजन पाया जाता है उसके विपरीत प्रतिरक्षी होते हैं। क्या होते हैं, विपरीत। अब देखिए इस कॉलम में मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, A+ है, चाहे ए मान लो चाहे A+, ठीक है ना, क्योंकि ए के ही दो प्रकार हैं RH कारक के आधार पर, A+ और A-। RH प्रतिजन की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर। तो रक्त में कौन से एंटीबॉडी होंगे, रक्त में होंगे एंटी-V। कौन से होंगे, एंटी-V, क्योंकि ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है। तो ब्लड ग्रुप जो प्रतिरक्षी कौन से होंगे, वो विपरीत होते हैं। तो कौन से होंगे, एंटी-B। कौन से होंगे, एंटी-B।
तो लिख लेना एंटी बी। प्रतिरक्षी हमेशा प्रतिजन के विपरीत होते हैं, क्योंकि इसमें जो ए ब्लड ग्रुप है इसमें आरबीसी कोशिकाओं पर प्रतिजन कौन सा है, ए है। कौन सा है, ए है। तो प्रतिरक्षी कौन सा होगा, बी होगा। आई बात समझ में। चलते हैं दूसरा, देखिए कि रक्त समूह कौन सा है, ए माइनस है। कैसा है, ए माइनस का मतलब ए ऋणात्मक है। कैसा है, ए ऋणात्मक। अब ए ऋणात्मक है, अब ऋणात्मक तो किसके आधार पर आया है, प्रतिजन यानी RH कारक, जो RH प्रतिजन है उसकी उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर। तो इसका मतलब है कि RBC पर जो RH प्रतिजन है वो कैसा है, अनुपस्थित है। तभी हमारा ब्लड ग्रुप कैसा बना, ए नेगेटिव। कैसा हुआ, ए नेगेटिव। आई बात समझ में। लेकिन आरबीसी की कोशिकाओं पर उपस्थित प्रतिजन कौन सा होगा, ए होगा, क्योंकि ब्लड ग्रुप कौन सा है हमारा, ए है। तो जब आरबीसी कोशिकाओं पर प्रतिजन ए होता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ए होता है। यदि आरबीसी कोशिकाओं पर प्रतिजन बी होता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, बी होता है। यदि आरबीसी कोशिकाओं पर प्रतिजन ए और बी दोनों ही उपस्थित होते हैं, यदि आरबीसी की कोशिकाओं प्रतिजन ए और बी दोनों ही उपस्थित होते हैं, तो ध्यान देना जब दोनों ही प्रतिजन होंगे तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी होगा। कौन सा होगा, ए बी। और जब आरबीसी की कोशिकाओं पर कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ होगा। आई बात समझ में। अब चलते हैं तीसरे कॉलम पर, देखिए प्रतिजन का जीन प्रारूप क्या बनेगा। प्रतिजन का जीन प्रारूप यही बनेगा वो जो पहले ए प्लस में था, IA या IA नॉट भी लिख सकते हैं, केवल सिंगल आई भी लिख देना। IA या IA नॉट या आई लिख देना। आई बात समझ में। RH प्रतिजन कैसा है, अनुपस्थित है, तभी ब्लड ग्रुप कैसा है उसका, नेगेटिव है। और प्रतिरक्षी कौन से होते हैं, हमेशा विपरीत, क्योंकि ए में कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं, ए ही प्रतिजन पाए जाते हैं। जब जिन व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप ए है तो कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं, उनमें ए ही पाए जाते हैं उनकी आरबीसी पर। तो प्रतिरक्षी कौन से होते हैं, हमेशा विपरीत। तो कौन से होंगे, एंटी बी। आई बात समझ। प्रतिरक्षी कौन से होंगे, एंटी बी। चलते हैं नंबर तीसरा। अब माना किसी का ब्लड ग्रुप, रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है कौन सा है, बी प्लस है। बी प्लस का मतलब बी कैसा है, पॉजिटिव है। बी कैसा है, धनात्मक है। बी पॉजिटिव है माना किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप, तो ध्यान देना उसकी आरबीसी की कोशिकाओं पर उपस्थित प्रतिजन कौन से हैं, बी हैं। क्योंकि जब प्रतिजन बी पाए जा रहे हैं आरबीसी कोशिकाओं पर, तभी तो उसका रक्त समूह कौन सा है, बी है। कौन सा है, बी है। आई बात समझ में। तो बी प्लस क्यों आया, बी प्लस या बी पॉजिटिव क्यों है, बी पॉजिटिव इसलिए है प्रिय छात्र छात्राओं क्योंकि आरबीसी पर RH कारक जो है, RH प्रतिजन है वो कैसा है, उपस्थित है। तो उपस्थित है तो यहाँ लिख देंगे इस कॉलम में उपस्थित है। आई बात समझ में। जीन प्रारूप क्या बनेगा, बी कब बना होगा, जब जीन प्रारूप क्या होंगे, IV। आई बात समझ। दोनों ही IV होंगे, यानी माता का भी बी पिता का भी वी। आई समय IV या IV आई बात समय IV। ठीक है ना। और रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी कौन से होंगे, रक्त में प्रतिरक्षी कौन से होंगे, विपरीत होते हैं। जब यहाँ प्रतिजन कौन से हैं, बी हैं, तो वहां प्रतिरक्षी कौन से होंगे, विपरीत। बी का विपरीत क्या होगा, यहाँ ए होगा, तो कौन से हो जाएंगे, एंटी ए। कौन से हो जाएंगे, एंटी ए। आई बात समझ में। चलते हैं प्रिय छात्र छात्राओं। अगला इसमें माना किसी का ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी नेगेटिव है। बी नेगेटिव है और बी नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, तो उसका मतलब उसमें प्रतिजन जो हैं कौन से पाए जा रहे हैं, बी पाए जा रहे हैं, तभी तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, बी है। लेकिन नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव इसलिए हुआ प्रिय छात्र छात्राओं क्यों आरबीसी पर जो RH प्रतिजन कैसे हैं, अनुपस्थित हैं। कैसे हैं प्रिय छात्र छात्राओं, अनुपस्थित हैं। जीन प्रारूप क्या बनेगा, जीन प्रारूप बनेगा IV या IV आई समझ में। प्रतिरक्षी कौन से होंगे प्रिय छात्र छात्रा, प्रतिरक्षी हमेशा विपरीत होते हैं। जब ब्लड ग्रुप बी है या बी नेगेटिव है तो प्रतिरक्षी कौन से होंगे, एंटी ए होंगे। ये हमेशा माइनस नहीं होते हैं, ध्यान देना।
आई बात समझ। माइनस तो किस लिए आ रहे हैं, माइनस प्लस क्यों हो रहे हैं ब्लड ग्रुप, RH कारकों की वजह से। RH कारक उपस्थित हैं तो प्लस, RH कारक उपस्थित नहीं है तो नेगेटिव। लेकिन प्रतिरक्षी हमेशा कैसे होते हैं, प्रतिरक्षी हमेशा प्लस प्लस में ही रहते हैं। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगला ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा, AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। अब माना AB पॉजिटिव हैं तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, AB पॉजिटिव क्यों है समझना। AB पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, RH जो प्रतिजन है RBC कोशिकाओं पर RH प्रतिजन कैसे हैं, उपस्थित हैं, कैसे उपस्थित हैं, तभी क्या आया है, वो पॉजिटिव आया है। क्या आया है, पॉजिटिव। अब देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, RBC पर उपस्थित प्रतिजन कौन कौन से होंगे। जब किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप मैंने बताया था AB होता है तो उसका मतलब है कि उसकी RBC की कोशिकाओं पर प्रतिजन AB पाया जा रहा है और प्रतिजन B भी पाया जा रहा है। तो प्रतिजन AB है और प्रतिजन B, तो क्या लिख देंगे, A व B दोनों उपस्थित, दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, यानी A और B दोनों ही उपस्थित हैं। ठीक है ना। जीन प्रारूप क्या बनेगा, IA/IB, क्योंकि माना पिता कैसा है, पिता का जीन प्रारूप यानी पिता के जीन प्रारूप माना ब्लड ग्रुप के अनुसार है IA, माता कौन सा हो गया IB, तो संतान में कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगी। क्यों दोनों के गुण आगे, माना माता कैसी है, B है, माता का ब्लड ग्रुप कौन सा है, B है, पिता का कौन सा है, A है, तो संतान का क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अगर दोनों ही अप्रभावी हो जाएं तो O हो जाएगा, आगे बताऊंगा। जो दोनों ही अगर अप्रभावी हो जाएं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर A भी प्रभावी हो गया और B भी प्रभावी हो गया, तो क्या बन गया, AB, क्या बन गया, AB। ठीक है ना। और A प्लस क्यों आया है, क्योंकि उसमें RH कारक कैसे हैं, उपस्थित हैं। अब रक्त में प्रतिरक्षी हमेशा कैसे होते हैं, विपरीत। अब देखिए जब A और B दोनों प्रतिजन उपस्थित हैं तो प्रतिरक्षी कैसे होंगे, विपरीत। जब दोनों A और B दोनों उपस्थित हैं तो प्रतिरक्षी कैसे होंगे, A और B दोनों ही कैसे रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। ना एंटी A पाया जाता है ना एंटी B पाया जाता है। तो क्या लिख देंगे प्रिय छात्र छात्राओं, एंटी A तथा एंटी B, एंटी B, एंटी A तथा एंटी B दोनों ही कैसे अनुपस्थित हैं, यानी एंटी और एंटी B दोनों अनुपस्थित। आई बात समझ में, दोनों अनुपस्थित। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रिय छात्र छात्राओं, दोनों ही अनुपस्थित होंगे, क्योंकि जब प्रतिजन A भी पाया जा रहा है तो प्रतिजन B भी पाया जा रहा है। तो प्रतिरक्षी कैसे हो जाएंगे, प्रतिरक्षी हो जाएंगे प्रिय छात्र छात्राओं। ध्यान देना, प्रतिजन कैसे हो जाएंगे, प्रतिजन जो होते हैं जब A और B दोनों ही प्रतिजन पाए जा रहे हैं RBC की कोशिकाओं पर, तो प्रतिरक्षी कैसे होंगे, अनुपस्थित होंगे। एक भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाएगा, ना एंटी होगा ना एंटी B होगा। आई बात समझ में। आगे चलिए, अगला ब्लड ग्रुप कौन सा है, माना AB माइनस है, AB माइनस मतलब AB नेगेटिव है। कैसा है, AB नेगेटिव। अब AB नेगेटिव क्यों है, AB नेगेटिव क्यों है, क्योंकि RBC की कोशिकाओं पर जो RH प्रतिजन है वो कैसे हैं, अनुपस्थित हैं। अनुपस्थित हैं तो वो कौन सा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि मैंने बताया जिनमें RH कारक पाया जाता है वो पॉजिटिव और जिनमें RH कारक नहीं पाया जाता है वो नेगेटिव। RH कारकों की खोज 1940 में कॉल लैंडस्टीनर और बीनर ने मकाका रीसस नामक बंदर में की थी। आई बात समझ में। जीन प्रारूप क्या बनेगा इसका, जीन प्रारूप बनेगा IA और IB। आई बात में, तभी तो ये भी बना वो। और प्रतिजन, प्रतिजन क्या होंगे, A व B दोनों उपस्थित होंगे तभी तो ये भी बनेगा, A व B दोनों उपस्थित। तो A और B दोनों जब उपस्थित होंगे ना तभी तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, AB बनेगा। तो प्रतिजन कौन कौन से पाए जाते हैं RBC कोशिकाओं पर, A B दोनों ही पाए जाते हैं। जीन प्रारूप क्या हो गया, IA/IB। RBC पर RH प्रतिजन कैसे हैं, अनुपस्थित हैं। तो प्रतिरक्षी कैसे होंगे, जब A और B दोनों ही प्रतिजन पाए जा रहे हैं तो प्रतिरक्षी हमेशा कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। प्रतिरक्षी हमेशा कैसे होते हैं प्रिय छात्र, विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब उल्टा, जब दोनों पाए जा रहे हैं A और B तो उल्टा क्या हो जाएगा, दोनों नहीं पाए जाएंगे। तो लिख दो एंटी B और एंटी A दोनों अनुपस्थित, एंटी A तथा एंटी B, एंटी B,
एंटी ए और एंटी बी दोनों अनुपस्थित, क्योंकि प्रतिजन जब पाए जाते हैं, जब प्रतिजन ए और बी दोनों ही पाए जा रहे हैं तो प्रतिरक्षी कैसे होंगे? एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे। आई बात समझ में? एक प्रेजेंट होता है तो एक कैसा होता है? एब्सेंट होता है। तो जब प्रतिजन प्रेजेंट हैं ए और बी दोनों, तो प्रतिरक्षी कैसे होंगे? एब्सेंट होंगे, अनुपस्थित होंगे। चलते हैं प्रिय छात्र छात्राओं, ध्यान देना। अगला O प्लस, बोर्ड तरफ ध्यान दो। O प्लस कैसा है? O प्लस। अब देखो O प्लस, तो O प्लस क्यों बना? पढ़ा, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, ध्यान दिया होगा आपने, कि जब हमारी आरबीसी की कोशिकाओं पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जाता है। प्रतिजन दो प्रकार के होते हैं, ऐसा 1901 में कॉलैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रतिजन ए और प्रतिजन बी, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी दो प्रकार के प्रतिजन होते हैं। आई बात समझ में? लेकिन जिन व्यक्तियों की आरबीसी पर ना तो प्रतिजन ए पाया जाता है ना प्रतिजन बी पाया जाता है, तो उनका जो ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? ओ होता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब है कि ए व बी दोनों कैसे होते हैं? प्रतिजन अनुपस्थित होंगे। दोनों प्रतिजन कैसे होंगे प्रिय छात्र? एब्सेंट होंगे। आई बात समझ में? और एब्सेंट है तो इसका मतलब जीन प्रारूप भी क्या है इनका? जीन प्रारूप भी क्या है इनमें? यानी इसका मतलब है दोनों ही अप्रभावी हो गए होंगे। माना माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है। ध्यान देना, माता का ए है और पिता का क्या है? बी। और दोनों ही के जो हैं जीन प्रारूप कैसे हो गए? परस्पर अप्रभावी हो गए। तो संतान कौन से ब्लड ग्रुप की होगी? ओ की होगी। इसलिए क्या लिख देंगे जीन प्रारूप? आई या आई नॉट एक ही बात होता है। आई किसको प्रेजेंट कर रहा है? जीन प्रारूप को कर रहा है। तो आई नॉट का मतलब है जीन प्रारूप में कोई प्रतिजन नहीं है। ठीक है ना? तो आई लिख लो, चाहे आई नॉट लगा दो ऊपर। ठीक है ना? इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, लिख देता हूं आपके लिए, सिलेबस में नहीं है फिर भी देना। आई नॉट ये है इसका मतलब, आई नॉट। ठीक है ना? अब आरबीसी पर आरएच प्रतिजन क्या होगा? उपस्थित होगा, तभी तो O प्लस है भाई। आरएच कारक उपस्थित होते हैं तभी तो पॉजिटिव बनता है। तो आरएच कारक कैसे होंगे? उपस्थित होंगे, तो इसलिए O प्लस है। अब सुनिए प्रतिरक्षी, तो रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी कैसे होंगे? विपरीत होते हैं। जब ए और बी दोनों एब्सेंट हैं तो एंटी ए और एंटी बी दोनों क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। दोनों क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान देना, जब ए और बी जब दोनों क्या है अपने प्रतिजन आरबीसी कोशिकाओं पर जो प्रतिजन है दोनों कैसे हैं? अनुपस्थित हैं, तो प्रतिरक्षी कैसे होंगे? उपस्थित होंगे। तो लिख लेना एंटी ए व एंटी बी दोनों उपस्थित, दोनों क्या होते हैं? उपस्थित। ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, दोनों क्या होते हैं? उपस्थित। ठीक है ना? आई बात समझ में? दोनों उपस्थित होंगे। और अगला नेक्स्ट है O नेगेटिव। O नेगेटिव वही बात हो गई, इसका मतलब है इसमें भी ए व बी दोनों प्रतिजन कैसे? अनुपस्थित हैं, तभी तो O बना। ध्यान देना भाई कि जब कोई सा भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है आरबीसी की कोशिकाओं पर, ना तो प्रतिजन ए पाया जाता है ना प्रतिजन बी, तो उत्पन्न होने वाली संतान का ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? O होता है। कौन सा होता है? O। और O माइनस क्यों लगाया? O माइनस इसलिए लगाया प्रिय छात्राओं, समझ में अब तो आ गया हो, क्योंकि इसमें आरएच कारक कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। और जब आरएच कारक अनुपस्थित होते हैं ना, जब आरएच कारक कैसे होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, तो गौर देना रक्त समूह पर कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है ना? जीन प्रारूप क्या बनेगा? आई नॉट ही बनेगा, या आई नॉट। ठीक है ना? प्रतिरक्षी कैसे होंगे? हमेशा विपरीत। जब प्रतिजन एक भी उपस्थित नहीं है, प्रतिजन एक भी उपस्थित नहीं है, ना ए ना बी, तो प्रतिरक्षी कैसे होंगे? दोनों उपस्थित होंगे। क्योंकि हमेशा प्रतिरक्षी विपरीत चलते हैं, कि जब हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो प्रतिरक्षी कैसे होंगे? एंटी बी होंगे।
जब हमारा ब्लड ग्रुप कैसा है, बी है, तो प्रतिरक्षी कौन से होंगे, एंटी ए होंगे। जब हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी है, तो प्रतिरक्षी कौन से होंगे, ए और बी, यानी एंटी ए और एंटी बी दोनों ही कैसे होंगे, अनुपस्थित होंगे, क्योंकि उसमें प्रतिरक्षी ए और बी दोनों ही पाए जाते हैं। जब हमारा ब्लड ओ होता है तो ओ इसलिए क्योंकि हमारे आरबीसी कोशिकाओं पर कोई प्रतिजन नहीं पाया जा रहा है। जब कोई प्रतिजन नहीं पाया जा रहा है तो प्रतिरक्षी दोनों उपस्थित होंगे, एंटी ए और एंटी बी। आई बात समझ में। ये था आपका यानी विभिन्न रक्त समूह जो मैंने आपको सारणी के द्वारा समझाया। यही कारण है, समझना, गौर देना, यही कारण है कि जो अपना क्या होता है, ए जो होता है, ध्यान देना, जब हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, रक्त चढ़ाते हैं, तो इन बातों को बहुत ध्यान रखा जाता है। क्योंकि ए व्यक्ति, ये किसी का ब्लड ग्रुप माना ए है तो उसको लगभग ए यानी ए ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जाता है। आएगा, इसलिए आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता होती है सबसे पहले उसकी जांच होती है रक्त की, कि ये देने योग्य है या नहीं है। आई बात समझ। यही कारण है कि ओ जो होता है, ओ को सर्वदाता कहा जाता है। आ रही है बात समझ में। ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं। ध्यान देना, ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता। और ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, सर्वग्राही। क्या कहते हैं, सर्वग्राही। आ रही है बात ये समझ में। ओ को क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं, और ए बी को क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहा जाता है। क्योंकि ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी को रक्त दान कर सकता है। और ए बी रक्त वाला ग्राही, सर्वग्राही का मतलब क्या है, सर माने सभी का, तो ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी रक्त समूहों का रक्त ग्रहण कर सकता है। सर्वदाता हर किसी को दे सकता है। तो ओ कैसा है, सर्वदाता है, हर किसी, यानी ए को, ए प्लस को भी दे सकता है, ए माइनस को भी दे सकता है, ए बी प्लस यानी हर किसी को दे सकता है, इसलिए सर्वदाता। और ए बी कैसा है, सर्वग्राही है। सर्वग्राही इसलिए है क्योंकि इसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, प्रतिरक्षी नहीं पाए जाते, इसलिए कैसा है ये, कैसा है, सर्वग्राही। और ओ सर्वदाता क्यों है, क्यों इसमें कोई प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। जब प्रतिजन ही नहीं पाए जाएंगे तो आपस में क्रियाएं होंगी नहीं। अब माना कोई किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, अब ए में कौन से प्रतिजन है, ए हैं, और उसको माना ओ वाला चढ़ा दिया जाए, ओ वाला चढ़ा दिया जाए, तो ओ में क्या नहीं है, कोई प्रतिजन ही नहीं है, तो कोई क्रिया ही नहीं होगी। अब माना ए, किसी का ब्लड ग्रुप ए है और ए वाले को बी वाले का चढ़ा दिया, तो ये उसमें प्रतिजन कौन से हैं, पहले से ए हैं और बाद में कौन से उत्पन्न हो जाएंगे, बी। तो ए भी दोनों जब उत्पन्न हो जाएंगे तो हानिकारक होगा नहीं होगा, आपस में रुधिर लेनता हो जाएगी, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आई बात समझ। इसलिए क्योंकि प्रतिजन जो होते हैं आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, ए और बी आपस में क्रिया करेंगे। तो जब ओ है, ओ को सर्वदाता क्यों कह रहे हैं, कि उसमें कोई प्रतिजन ही ना है, कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है, ओ में कोई प्रतिजन ही नहीं है, इसलिए सर्वदाता। और ए भी सर्वग्राही क्यों है, ए भी सर्वग्राही इसलिए प्रिय छात्राओं क्योंकि इसमें ए और बी दोनों ही प्रतिजन पाए जाते हैं। तो ये ए ब्लड वाले का भी रुधिर ले सकता है, बी वाले का भी ले सकता है, ए बी वाले का भी ले सकता है, और ओ वाले का भी ले सकता है। क्यों, ओ में कोई प्रतिजन पाए ही नहीं जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये है आपका प्रिय छात्र रक्त समूह। आई बात समझ। अगला टॉपिक है इसमें RH कारक। तो इसलिए इसमें ये सारणी को याद करना, इसको बना लेना अपनी फेयर कॉपी में, प्रश्न मैंने लिखा दिया है। और ओ को सर्वदाता कह देते हैं, लिख लेना कहीं साइड में, और ए बी को सर्वग्राही। ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर किसी व्यक्ति को या हर रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। और ए बी को सर्वग्राही क्यों कहते हैं, ये हर रक्त समूह वाले व्यक्ति से रक्त ले सकते हैं ये व्यक्ति। आई बात समझ में। अगला टॉपिक है RH कारक। तो नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे। तो जो भी आपको पता है इसको अपना नोट कर लेना। इसके अलावा चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, कमेंट्स किया करो। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो पूछते हैं या उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी वो वेरी नाइस और ऐसे शब्दों का आप कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं। तो आप भी इसी तरह के शब्दों को लिखा करो, थैंक्स सर या वेरी नाइस या कुछ भी, जिससे हमको भी प्रोत्साहन मिले। और चैनल को अधिक से अधिक लाइक करो, शेयर करो, और थैंक्स। ओके।